राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा भाग एक। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूलाधार के अंतर्गत परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, शक्ति, सत्ता, वैधता आदि का अध्ययन करने के उपरांत अब हम उसी कड़ी में व्यवस्था सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण, जैसा कि विद्यार्थियों को पहले भी विदित था, मैंने बताया कि जब केवल राज्य की संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है तो दृष्टिकोण परंपरागत होता है, और जब दृष्टिकोण में राज्य और राज्य की संस्थाओं के साथ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है तो दृष्टिकोण आधुनिक हो जाता है। क्योंकि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन अर्थात किसी भी राजनीतिक समस्या का अध्ययन करने के लिए अध्ययनकर्ता को समस्या के सामने जाना होता है और उसको अनुभवजन्य उस समस्या का अध्ययन करना होता है, अर्थात उस समस्या का व्यवहारिक अध्ययन करना होता है। और ऐसे अध्ययन को आनुभविक अध्ययन, एम्पायरिकल अप्रोच कहा जाता है। तब जाके तथ्य एकत्रित होते हैं, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण में अध्ययनकर्ता समस्या के पास नहीं जाता, वह काल्पनिक अध्ययन करता था, इसलिए वह दृष्टिकोण काल्पनिक था। और आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययनकर्ता खुद समस्या के पास जाता है, तथ्य एकत्रित करता है और समस्या का समाधान ढूंढता है। तो ऐसे अध्ययन को अनुभविक अध्ययन कहा जाता है। इसी वजह से परंपरागत दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण हुआ, और आधुनिक दृष्टिकोण की इसी श्रृंखला में अब हम राज्य और राज्य की संस्थाओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन उन संस्थाओं का अध्ययन हम मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के रूप में भी करेंगे। तो राजनीतिक व्यवस्था से तात्पर्य यहाँ राज्य से है। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवस्था को राज्य मानता है, और राज्य में घटने वाली घटनाएं, क्रियाएं, उनका यथार्थवादी अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण में व्यवस्था सिद्धांत बोला जाता है। व्यवस्था आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का दृष्टिकोण मूलतः आनुभविक पद्धति पर आधारित है, जो राजनीतिक समाज में घटने वाली राजनीतिक घटनाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन यथार्थवादी दृष्टि से करना चाहता है। इस आनुभविक पद्धति पर आधारित व्यवहारवादी उपागम का ही एक विकसित रूप सामान्य व्यवस्था सिद्धांत है। इस सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से ही व्यवस्था सिद्धांत का विकास हुआ। राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत ने राजनीतिक व्यवस्था अथवा राज व्यवस्था संप्रत्यय को जन्म दिया है। विद्यार्थियों को समझ में आया होगा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान, जैसा मैंने बताया, कि वो अनुभविक दृष्टिकोण पर आधारित है, और आधुनिक दृष्टिकोण में राज्य को राजनीतिक समाज या राजनीतिक व्यवस्था बोला जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था में या राजनीतिक समाज में घटने वाली राजनीतिक जो भी घटनाएं हैं, राज्य के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका अध्ययनकर्ता को यथार्थवादी अर्थात उस का प्रत्यक्ष अध्ययन करना है। ऐसे अध्ययन को आनुभविक अध्ययन कहा जाता है। इस आनुभविक पद्धति पर आधारित व्यवहारवादी उपागम का ही एक विकसित रूप सामान्य व्यवस्था सिद्धांत है, जिसका एक रूप व्यवस्था सिद्धांत है। सबसे पहले विद्यार्थियों को बता दूं कि व्यवस्था सिद्धांत
इसको इसलिए कि आधुनिक दृष्टिकोण राज्य को एक व्यवस्था मान के चलता है और इस सिद्धांत को प्राणी शास्त्र से ग्रहण किया है। और प्राणी शास्त्र में जैसे मानव शरीर को एक सामान्य व्यवस्था माना जाता है जिसमें बहुत सारी उप व्यवस्थाएं काम करती हैं, जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सभी व्यवस्था अर्थात मानव शरीर जो सामान्य व्यवस्था है उसकी उपव्यवस्थाएं हैं। और ये उपव्यवस्थाएं परस्पर आपस में अंतःक्रियाएं करती हैं और व्यवस्था के लिए कार्य करती हैं। इस व्यवस्था सिद्धांत के संप्रत्यय को आधुनिक दृष्टिकोण ने जन्म दिया है कि आज हम राज्य का अध्ययन राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था यह संकल्पना इस उद्देश्य की पूर्ति करती है कि समस्त राजनीतिक क्रियाएं अंतर संबंधित हैं। राजनीतिक क्रियाएं केवल राज्य सरकार तक ही सीमित नहीं हैं, वरन वे परिवार, क्लब, चर्च और उन संस्थाओं में भी पाई जाती हैं जहां पर व्यक्ति को दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको सिस्टम थ्योरी बोला जाता है, क्योंकि राज्य के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं हैं, खुद राज्य और राज्य के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं जो कानून द्वारा स्थापित की गई हैं उन्हें औपचारिक संस्थाएं बोला जाता है। और जो कानून के द्वारा नहीं, परस्पर सहयोग, एक सहयोगात्मक रूप में जो अंतर संबंधित होती हैं, जिनमें परिवार हो सकता है, क्लब, चर्च, धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक समूह, ये अनौपचारिक संस्थाएं हैं। औपचारिक संस्थाएं जो कानून द्वारा स्थापित होती हैं, अनौपचारिक संस्थाएं जो परस्पर सहयोग के लिए एकत्रित होती हैं, ये सभी राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। और चाहे वो व्यक्ति के रूप में प्रभावित करें या समूह के रूप में प्रभावित करें, चाहे वो औपचारिक संस्था के रूप में करें या अनौपचारिक संस्था के रूप में करें, उन सब की क्रियाएं राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। तो इसलिए संपूर्ण राज्य की जो राजनीति को प्रभावित करती है, चाहे वो व्यक्ति करे या समूह करे, वो सभी राजनीतिक व्यवस्था का अंग मानी जाती हैं। व्यवस्था, उपव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था का अर्थ। राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। प्रत्येक व्यवस्था अपने अनेक उपव्यवस्था के घनिष्ठ रूप से जुड़े होने पर बनती है। प्रत्येक उपव्यवस्था की अपनी संरचना एवं प्रकार्य होते हैं। इन संरचना एवं प्रकार्य की क्रिया प्रतिक्रिया संपूर्ण व्यवस्था को गतिशील बनाती है। कोई भी व्यवस्था किसी विशेष प्रकार की वातावरण में रहती है और उस वातावरण के द्वारा उस पर प्रतिकूल दबाव पड़ते हैं। वह व्यवस्था अपने वातावरण के अनुसार स्वयं में परिवर्तन भी करती है और अपने पक्ष में वातावरण को प्रभावित करने की कोशिश भी करती है। जैसा मैंने बताया था कि व्यवस्था सिद्धांत को राजनीति शास्त्र में प्राणी शास्त्र से ग्रहण किया गया है। प्राणी शास्त्र में इस सिद्धांत को सर्वप्रथम लुडविग वॉन बर्टन लफी ने अपनाया था और उन्होंने, जैसा मैंने बताया, कि मानव शरीर एक व्यवस्था है और जितने भी अन्य सिस्टम हैं बॉडी के, जिन्हें परिसंचरण तंत्र, नर्वस सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र जो भी बोलते हैं, वो सभी उसकी व्यवस्थाएं हैं। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था भी जो सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र की एक शाखा है, तो पूरा समाजशास्त्र भी एक सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। तो राजनीतिक व्यवस्था अर्थात राज्य भी उस सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। लेकिन कोई भी उपव्यवस्था भी अनेक उपव्यवस्थाओं से मिलकर बनी होती है।
तो ऐसे ही राजनीतिक व्यवस्था, अगर हम सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्था है। चूँकि हम राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो हम राज्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो राज्य व्यवस्था हमारे लिए व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो जो उपव्यवस्थाएं काम करती हैं, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, अन्य अनेक संस्थाएं, ये राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्थाएं हैं। तो प्रत्येक व्यवस्था अनेक उपव्यवस्थाओं के घनिष्ठ रूप से जुड़े होने के कारण बनती है। मतलब कोई भी व्यवस्था अकेली नहीं होती, उसमें विभिन्न उपव्यवस्थाएं होती हैं। उन उपव्यवस्थाओं के जुड़ने पर, जैसे मानव शरीर में विभिन्न तंत्रों के जुड़ने पर मानव शरीर नामक व्यवस्था का निर्माण होता है, उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था चाहे कोई और व्यवस्था, उसमें भी उसकी उपव्यवस्थाओं के जुड़ने के बाद ही उस राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण होता है। आधुनिक दृष्टिकोण, जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण संस्था शब्द का प्रयोग करता है, आधुनिक दृष्टिकोण उन संस्थाओं को संरचना बोलता है और कहता है कि प्रत्येक संरचना एक विशेष कार्य करती है, जिसे प्रकार्य कहते हैं। प्रउपसर्ग लगाए, इसका मतलब उसका एक कोई विशेष ही कार्य है। मानव शरीर में जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र है, तो उसका काम केवल रक्त का पूरे शरीर में प्रवाह करना है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करना है, बस यही काम उसका। नर्वस सिस्टम में तंत्र का तंत्र जिसको बोलते हैं, पूरे शरीर में तंत्रकर्ता संदेशों को भेजना और संदेशों को ग्रहण करना है। तो इस प्रकार प्रत्येक संरचना का एक निश्चित कार्य है। जैसे राज्य को राजनीतिक व्यवस्था माने, तो राजनीतिक व्यवस्था की जो संरचनाएं होंगी वो संसद होगी, जिसे विधायिका बोला जाता है, व्यवस्थापिका बोला जाता है। तो व्यवस्थापिका नामक संरचना का निर्माण है कानून का निर्माण करना। तो एक विशेष कार्य क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। इसी प्रकार कार्यपालिका दूसरी संरचना है, जिसका काम है संसद द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना। तो ये एक विशेष कार्य के बने हुए कानून ही लागू करेगी। और तीसरी संरचना जैसे न्यायपालिका है, तो उसका कार्य है कि जो भी संसद ने कानून बनाया वो कार्यपालिका ने लोगों पे लागू किया। यदि उससे कोई नागरिक परेशान होता है, तब जाके न्यायपालिका अपना कार्य शुरू करती है। तो न्यायपालिका का कार्य उस कानून के अनुसार न्याय प्रदान करना है। तो राजनीतिक व्यवस्था ये कहती है कि जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्थाएं हैं, वो एक निश्चित कार्य करती हैं, इसलिए उन कार्यों को प्रकार्य कहा जाता है। वो एक विशेष कार्य है जो विशेष संरचना के द्वारा किया जाता है। इन संरचना एवं प्रकार्य की क्रिया प्रतिक्रिया संपूर्ण व्यवस्था को गतिशील बनाती है। अर्थात एक संरचना कार्य जो कार्य करती है, उससे दूसरी संरचना प्रभावित होती है, फिर उस प्रभाव से वो दूसरा कार्य करती है, उससे तीसरी संस्था प्रभावित होती है। इस प्रकार तीसरी संस्था जो कार्य करती है, उससे चौथी संस्था प्रभावित होती है। इस प्रकार पूरे राजनीतिक व्यवस्था में क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और इससे पूरी व्यवस्था गतिशील रहती है। कोई भी व्यवस्था किसी विशेष प्रकार के वातावरण में रहती है। यह व्यवस्था सिद्धांत आंतरिक क्रियाओं को स्वीकार करने के बाद इस बात को स्वीकार करता है कि कोई भी व्यवस्था एक वातावरण में कार्य करती है और वह वातावरण उस पर प्रभाव डालता है। तो वह व्यवस्था उस वातावरण से स्वयं को बचाती है, अर्थात अपने आप में ऐसा अडप्शन अनुकूलन करती है कि उस प्रतिरोधों को या दबावों को वातावरण के बाहर से जो पड़ रहे हैं उनको वो सहन कर सके और वह भी वातावरण को प्रभावित करती है, अर्थात उस वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का कार्य करती है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था या कोई भी व्यवस्था उपव्यवस्थाओं से मिलकर बनती है। सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्थाएं यहाँ की जितनी भी संस्थाएं वो मानी जाती हैं। अब है कि उपव्यवस्था क्या है। किसी उपव्यवस्था में व्यवस्था जैसी संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं।
जैसा मैंने अभी बताया आपको कि किसी व्यवस्था की किसी इकाई का अध्ययन करोगे तो वो उसकी उपव्यवस्था है। जैसे शरीर में उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, शरीर नामक व्यवस्था की उपव्यवस्थाएं हैं। और यदि एक अकेली, मान लो हम नर्वस सिस्टम का ही अध्ययन करें, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करें, तो तंत्र का तंत्र फिर व्यवस्था है। अगर अकेली इकाई है तो वो भी वैसी, उसमें भी उसकी भी अलग संरचनाएं और उनके प्रकार हैं, है ना। तो प्रत्येक उपव्यवस्था भी व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। जब आप एक अकेली उपव्यवस्था का कार्य करेंगे तो उपव्यवस्था भी ऐसे ही कार्य करेगी जैसे एक व्यवस्था कार्य करती है। तो किसी उपव्यवस्था में व्यवस्था जैसी संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं, किंतु किसी उपव्यवस्था का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात वह समग्र नहीं होती, अपितु व्यवस्था का अनुपूरक अंग होती है। सर्वप्रथम व्यवस्था सिद्धांत को प्राणी शास्त्र में लुडविग वॉन बर्टनलफी ने अपनाया, फिर समाजशास्त्र में अपनाया गया और समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान में अपनाया गया। राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत के विकास में डेविड स्टन, गैब्रियल आमंड, कार्ल डॉयच, लासवेल व मार्टिन कैपलान आदि ने योगदान दिया है। अब है राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। विद्यार्थी ये ध्यान रखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था से तात्पर्य राज्य या सरकार है। परंपरागत राजनीति विज्ञान द्वारा जिसे राज्य एवं सरकार कहा गया है, उसे ही आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था कहा गया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत राज्य व सरकार के औपचारिक अध्ययन के साथ ही इसके अनौपचारिक अध्ययन पर भी अत्यधिक जोर दिया है। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा इस वास्तविकता को प्रकट करती है कि राज्य में सरकार जैसी संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति, कार्य एवं भूमिका व्यवहार में समाज के अनौपचारिक समूह, धर्म, जाति, वर्ग, दबाव समूह आदि राजनीतिक मनोवृत्तियां तथा व्यक्तियों के पारस्परिक अंतः संबंधों से प्रभावित, सीमित एवं मर्यादित होती हैं। इसलिए ये आधुनिक दृष्टिकोण में राज्य को राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि परंपरा के दृष्टिकोण केवल संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित था। वहाँ आधुनिक दृष्टिकोण संस्थाओं अर्थात संरचनाओं का अध्ययन करता ही है, जिसे औपचारिक संस्थाएं बोली जाती हैं, जो कानून द्वारा स्थापित हैं। जो राज्य की संरचना है वो कानून द्वारा स्थापित हैं, जिनमें संसद है, कार्यपालिका या न्यायपालिका। लेकिन कुछ जो कानून के द्वारा स्थापित नहीं है, परस्पर सहयोग के लिए एकत्रित हुई हैं, जिनमें जाति है, धर्म है, दबाव समूह है, वर्ग है। तो ऐसी जो संस्थाएं वो भी राजनीति को प्रभावित करती हैं। या कोई विशेष व्यक्ति यदि निर्णय निर्माण को, कानूनी प्रक्रिया को या राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है, तो वो भी एक अनौपचारिक माना जाता है। और इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण केवल यहीं तक सीमित नहीं रहता कि केवल संस्थाओं का अध्ययन करें, बल्कि राजनीति को प्रभावित करने वाली हर संरचना, चाहे वो अनौपचारिक समूह हो, कोई भी, चाहे औपचारिक तो होते ही हैं, जो तो राज्य की संस्थाएं हैं ही, जो अनौपचारिक संस्थाएं हैं, जो धर्म है, जिसका काम धार्मिक प्रक्रियाओं को निभाना होता है, लेकिन वो भी राजनीति को यदि प्रभावित करता है तो उसे भी राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत अनौपचारिक समूह के अंतर्गत लेता है। अर्थात ये सब अंतःक्रियाएं करते हैं, औपचारिक संस्थाएं भी अंतःक्रियाएं करती हैं, अनौपचारिक संस्थाएं भी अंतःक्रिया करती हैं और परस्पर राजनीति को प्रभावित करती हैं। तो व्यवस्था सिद्धांत संपूर्ण राज्य की व्यवस्था सिद्धांत प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मेन संरचनाओं का अध्ययन नहीं है, यहाँ संरचनाओं द्वारा निभाए जाने वाले जो व्यवहार हैं, जो संरचनाएं जो कार्य करती हैं, उन कार्य को या व्यवहार को जिससे कि पूरी राज्य या राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती है, उनका अध्ययन करना ही राजनीतिक व्यवस्था है। परिभाषा है रॉबर्ट डहेल, राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का ऐसा दृढ़ रूप है जिसमें
पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण, प्रभाव, शक्ति अथवा सत्ता शामिल रहती है। ये जितनी भी परिभाषाएं हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस अध्याय से पहले, राजनीतिक व्यवस्था के नामक अध्याय से पहले हमने शक्ति, सत्ता, वैधता का अध्ययन किया है। शक्ति, जैसा कि आपको विदित होगा कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, अर्थात एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है और उससे अपने हित के अनुकूल कार्य करवाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करता है और उससे अपने हित के अनुकूल कार्य करवाता है, ये शक्ति है। और ये शक्ति यदि लोगों को मान्य, यदि शक्ति स्वीकृत है तो वो सत्ता बन जाती है। तो यहाँ क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण में व्यवहार का अध्ययन करना होता है, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना होता है, ये शक्ति, सत्ता, वैधता सभी व्यवहार के अंतर्गत ली जाती हैं। तो रॉबर्ट डायल कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का ऐसा दृढ़ रूप है, मानव संबंध एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, संबंध को, एक मनुष्य का संबंध दूसरे मनुष्य के संबंध को प्रभावित करता है, उसका ऐसा दृढ़ रूप है जिसमें पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण, प्रभाव, शक्ति अथवा सत्ता शामिल रहती है, अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करके अपने हित के अनुकूल कार्य करवाना होता है। लासवेल एवं कैपलान ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी प्रक्रिया है जो कठोर दंड के वास्तविक प्रयोग अथवा इसके प्रयोग की धमकी के द्वारा नीतियों को लागू करती है। इन्होंने भी शक्ति के रूप में ही राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रियाओं को समझाया है कि राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है, राजनीतिक व्यवस्था जो इकाइयों के मध्य अंत्य क्रियाएं हैं, है ना। तो राजनीतिक व्यवस्था ऐसी प्रक्रिया है जो अपने कठोर दंड के वास्तविक प्रयोग या उसकी धमकी के द्वारा अपने हित में नीतियों का निर्माण करवाती है, ठीक है ना। तो ये भी शक्ति के रूप में ही राजनीतिक क्रियाओं को शक्ति के रूप में प्रभावित करते हैं, अर्थात एक संस्था दूसरे संस्था के कार्यों को प्रभावित करती है या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करता है। डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में अंतर क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज में मूल्यों का सत्तापूर्ण तथा बंधनकारी वितरण किया जाता है और इसे लागू भी किया जाता है। डेविड स्टन ने भी इसी प्रकार स्वीकार किया है कि राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं का समुच्चय, अर्थात संस्थाओं के बीच में या संरचनाओं के बीच में, व्यक्तियों के और संरचनाओं के बीच में या व्यक्तियों के बीच में होने वाली ऐसी अंतः क्रिया है जो मूल्य से तात्पर्य यहाँ डेविड स्टन निर्णय निर्माण को लेते हैं, जैसे हम कानून का निर्माण भी मान सकते हैं संस्थाओं द्वारा या नीतियों का निर्माण मान सकते हैं। तो जो मूल्यों का निर्माण भी किया जाता है इन अंत्य क्रियाओं द्वारा और उनको लागू भी किया जाता है, राज्य में लागू भी किया जाता है और बाध्यकारी लागू किया जाता है, अर्थात उनका पालन करना जरूरी है। डेविड स्टन की परिभाषा में मूल्यों का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था द्वारा लिए गए ऐसे महत्वपूर्ण एवं आधारभूत निर्णय जिनके आधार पर सत्ता द्वारा कानून बनाए जाते हैं और उन्हें संबंधित पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू भी किया जाता है। जब कोई राजनीतिक व्यवस्था अपने से संबंधित समाज में मूल्यों का वितरण करती है तो इससे यद्यपि कुल मिलाकर सार्वजनिक हित की वृद्धि होती है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से कुछ वर्गों को इससे लाभ और कुछ वर्गों को हानि हो सकती है। डेविड स्टन मूल्यों को, जैसे हमने बताया कि वो निर्णय निर्माण मानते हैं, कानूनों का निर्माण मानते हैं और उनको वो बाध्यकारी रूप से लागू करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे नीतियाँ या कानून जो जब लोगों पे लागू किए जाते हैं, क्योंकि कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति होती है, राजनीतिक व्यवस्था या राज्य बाध्यकारी शक्ति के रूप में अपनी नीतियों को लागू करता है तो उससे कुछ लोगों को लाभ हो सकता है और कुछ को हानि हो सकती है, लेकिन वो सभी को पालन करने पड़ेंगे क्योंकि परस्पर अंतर क्रियाओं से उनका निर्माण हो चुका है। राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित सभी परिभाषाओं में विभिन्न रूपों में एक प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया गया है, वह है शक्ति। वस्तुतः शक्ति राजनीतिक व्यवस्था का ऐसा आधारभूत लक्षण है जिसके कारण अनेक बार इसे शक्ति व्यवस्था भी कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की प्रमुख इकाइयां निम्न दिखाई देती हैं। पहला,
शासन एवं प्रशासन की समस्त वैधानिक संस्थाएं, जिन्हें हम औपचारिक संस्थाएं कहते हैं, अर्थात ऐसी संस्थाएं जो राज्य के कानूनों द्वारा स्थापित की गई, जिनमें मैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और भी अनेक राजनीतिक संस्थाएं जिन्हें हम वैधानिक संस्थाएं मानते हैं। राजनीतिक दल, हित समूह, राजनीतिक मनोवृत्ति। राजनीतिक दल जो विचारधारा पे स्थापित होते हैं, हित समूह जो अपने हितों के लिए लोगों के समूह बनते हैं, लोगों की राजनीतिक मनोवृत्ति अर्थात लोग राजनीतिक व्यवस्था से क्या इच्छा रखते हैं, ऐसे संगठन। धार्मिक, जातीय, नस्लीय, भाषाई, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदि अनौपचारिक समूह। ये अनौपचारिक समूह है जो राज्य के कानूनों द्वारा जिनकी स्थापना नहीं होती, जो अपने उद्देश्य के लिए स्थापित होते लेकिन वो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अनियमित समूह जो कुछ अपने उद्देश्य के लिए जो नियमित नहीं होते, जो कि किसी उद्देश्य विशेष के लिए संगठित होते हैं। अगला है ऐसे व्यक्ति या समूह जो अपने व्यक्तित्व एवं शक्ति द्वारा निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और ऐसे व्यक्ति समाज में या राज्य की नीतिक व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति प्रभावकारी व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने व्यक्तित्व या उनके प्रभाव से राजनीतिक निर्णय निर्माण प्रभावित होता हो। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।